सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। कोविड-19 स्वास्थ्य मंत्रालय डीसीजीआई को निर्देश देता है कि वह देश भर में जांच चिकित्सा दवाओं के समान वितरण को सुनिश्चित करे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल डीसीजीआई को निर्देश दिया है कि कोविड-19 के लिए नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल में जांच उपचार के भाग के रूप में शामिल देश भर में दवाओं के समान वितरण को सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार यह कदम तब आया है जब अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव ने मंत्रालय को जांच चिकित्सा दवाओं की आवश्यकता के बारे में बताया। डीसीजीआई छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यूटीज के हस्तक्षेप के तहत पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध कराई गई। कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए जांच चिकित्सा आधिकारिक ने कहा। डीसीजीआई के वरिष्ठ स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है, मुझे यह कहने का निर्देश है कि उपलब्धता के अलावा दवाओं का भौगोलिक वितरण और पहुंच कोविड-19 के लिए नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल में जांच उपचार के भाग के रूप में शामिल अर्थात रेमडेसिविर और टोसिलिजुमाब पर भी नजर रखी जा सकती है। एडीबी ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भारत को $3 मिलियन अनुदान की मंजूरी दी। बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसी एडीबी ने बुधवार को कहा कि उसने कोविड-19 महामारी के लिए सरकार की आपातकालीन प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए अपनी एशिया प्रशांत आपदा प्रतिक्रिया कोष से भारत को $3 मिलियन लगभग 22 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया है। जापानी सरकार का उपयोग भारत के कोविड-19 प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए थर्मल स्कैनर और आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए किया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने एक बयान में कहा, नई अनुदान एडीबी के कोविड को मजबूत करने के लिए भारत सरकार को जारी समर्थन का पूरक है। प्रतिक्रिया यह समर्थन रोग निगरानी बढ़ाएगा और प्रारंभिक पहचान, संपर्क ट्रेसिंग और उपचार में मदद करेगा। यह अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों द्वारा पूरक होगा, यह कहा। भारत के सैन्य इतिहास में नए युग की शुरुआत। राजनाथ ने कहा कि 5 राफेल जेट्स अंबाला वायुसेना के बेस पर टच करते हैं। भारत ने बुधवार को 5 राफेल जेट के आगमन के साथ लगभग 2 दशकों में अपने नए मल्टी रोल लड़ाकू विमान का पहला बैच प्राप्त किया, जिससे पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ एक कड़वी सीमा रेखा के बीच में देश की वायु शक्ति को रणनीतिक बढ़त मिली। विमान एक निर्विवाद ट्रैक रिकॉर्ड होने और विश्व स्तर पर सबसे शक्तिशाली लड़ाकू जेट में से एक माना जाता है। फ्रांसीसी बंदरगाह शहर बोर्डो के मैरीनेक एयरबेस से 7000 किमी की दूरी तय करने के बाद लगभग 3:10 पर अंबाला एयरफोर्स बेस पर उतरा। अंबाला में सुरक्षित रूप से उतरा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अगर किसी को भारतीय वायुसेना की नई क्षमता के बारे में चिंतित होना चाहिए तो ये ऐसा होना चाहिए जो हमारी क्षेत्रीय अखंडता को खतरे में डालना चाहता है। टिप्पणी को एक संदेश के रूप में देखा जा सकता है। चीन भारतीय वायु क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद राफेल्स को 2 सुखोई 30 MKI द्वारा बचा लिया गया और जब वे यहां उतरे तो उन्हें पानी की सलामी दी गई। सिंह ने कहा कि भारत में राफेल लड़ाकू विमान का स्पर्श हमारे सैन्य इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है। एससी ने सीएलएटी परीक्षा ऑनलाइन कराने के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश भर में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर ऑफलाइन विधि के माध्यम से कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट सीएलएटी आयोजित करने के निर्देश देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई से इनकार कर दिया। वकील मितोल जैन ने याचिका दायर की। याचिका की पैरवी करने वाले वकील ने कहा कि सीएलएटी समिति ने शुरू में परीक्षा को ऑफलाइन आयोजित करने का फैसला किया था, लेकिन अब यह ऑनलाइन परीक्षा के साथ आगे बढ़ रही है। वकील ने तर्क दिया कि इस कदम से उन छात्रों को रोका जा सकेगा जिनके पास प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए कंप्यूटर तक पहुंच नहीं है। सीएलएटी समिति को एक मूर्खतापूर्ण समाधान के साथ बाहर आना चाहिए और इच्छुक उम्मीदवारों को 1 महीने का समय देना चाहिए, अधिवक्ता ने कहा। सीएलएटी देश भर के 22 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों द्वारा की पेशकश स्नातक और स्नातकोत्तर कानून कार्यक्रमों के लिए प्रवेश के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि संगठनों द्वारा शामिल संघ द्वारा आयोजित की जाती है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सप्ताहांत पर पूर्ण तालाबंदी। एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि अंडमान और निकोबार प्रशासन ने 1 अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताहांत पर पूर्ण ताला लगाने का फैसला किया है। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव चेतन बी सांगी ने मंगलवार को जारी एक आदेश में कहा, सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें, परिवहन, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से निपटने वालों को रोकते हुए बंद रहेंगे। आदेश में कहा, इसके अलावा 25 और लोग स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश की टैली को 363 तक ले जाने वाले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया है। 363 मामलों में 170 सक्रिय है, जबकि 192 लोग बीमारी से उबर चुके हैं और एक मरीज की मौत हो गई है, यह कहा। नड्डा हरियाणा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 जिला भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करते हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को हरियाणा में 6 जिला स्तरीय पार्टी कार्यालयों का उद्घाटन किया। नड्डा ने कहा कि संगठन को जमीनी स्तर से मजबूत करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर पार्टी कार्यालयों की स्थापना की जा रही है। रेवाड़ी, नूह के कार्यकर्ता पलवल, सोनीपत, फतेहाबाद में बुधवार को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा लिया। 2014 में चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि राज्य और जिला दोनों स्तरों पर भाजपा पार्टी कार्यालय स्थापित किए जाने चाहिए। भाजपा प्रमुख अमित शाह ने इसे अपने कार्यक्रमों की सूची में शामिल किया था। उन्होंने फैसला किया कि जिला और राज्य दोनों कार्यालय बनाए जाएंगे। हमने 500 स्थानों पर पार्टी कार्यालय बनाए हैं और शेष 400 पर काम चल रहा है और जल्द ही पूरा हो जाएगा। नड्डा हरियाणा के बारे में उन्होंने कहा कि राज्य के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी कार्यालयों के लिए काम पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भाजपा का सभी 22 जिलों में जल्द ही एक पार्टी कार्यालय होगा। जिला स्तर का एक कार्यालय पहले से ही वित्त पोषित है। आज और 6 का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले महीने में 7 और जिलों की आधारशिला रखी जाएगी और शेष सिरसा जिले में भी जल्द ही एक कार्यालय होगा। अयोध्या में आतंकी हमले की योजना बना रहा आईएस, इंटेल एजेंसियां। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी आईएसआई 15 अगस्त को यूपी के अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमले की योजना बना रहा है। पड़ोसी देश की जासूसी एजेंसी ने हमले की शुरुआत के लिए अफगानिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रही है। सूत्रों ने कहा कि हमले के लिए 3 से 5 समूह के आतंकवादियों के अयोध्या में प्रवेश की संभावना है। पाकिस्तान चाहता है कि आतंकवादी समूह कई हमलों को अंजाम दे और इसे आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा बना दे। आतंकवादी समूह ने विशेष रूप से वीवीआईपी को लक्षित करने की योजना बनाई है, एजेंसियों ने पाया है। सूत्रों ने कहा कि दिल्ली, अयोध्या और कश्मीर में गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम जन्मभूमि की आधारशिला रखने वाले हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आरटी-पीसीआर परीक्षण पर सरकार के निर्देशों का पालन करें, दिल्ली के सीएम केजरीवाल अधिकारियों से पूछते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को शहर के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उन मरीजों पर आरटी-पीसीआर रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट करने के बारे में सरकार की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, जिनके कोविड-19 रिपोर्ट लक्षण दिखाने के बावजूद नकारात्मक हैं। मौजूदा दिशा निर्देश कहते हैं कि यदि किसी भी मरीज का एंटीजन टेस्ट निगेटिव है लेकिन उसके लक्षण है, आरटी-पीसीआर टेस्ट किया होना चाहिए। मैंने इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आज अधिकारियों को निर्देश दिया, केजरीवाल ने कहा। पीसीआर का पता लगाने के लिए सबसे आम परीक्षणों में से एक है कोविड-19 का। भारत कोविड-19 परीक्षण के लिए नासोफैरिंजियल स्वैब्स संग्रह की विधि का अनुसरण करता है, लेकिन कभी कभी स्वैब में वायरस का लोड कम होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सही विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त नमूना है, आरटी-पीसीआर परीक्षण किया जाता है। बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 बेड बढ़ाने के लिए अस्पतालों के साथ टाई अप करने वाले होटलों को सीमांकित किया। केंद्र शासित प्रदेश में कोविड-19 रोगियों की संख्या को कम करने के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया।
भारत का कोविड-19 टैली 15 लाख का आंकड़ा पार करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत की कोविड-19 टैली 14 लाख के आंकड़े को पार करने के 2 दिन बाद 14.5 लाख के पार चली गई, जिसमें 48,513 ताज़ा मामले दर्ज किए गए, जबकि रिकवरी 9,88,029 हो गई है। कोरोना वायरस के मामले 15,31,669 हो गए, जबकि देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 34,193 हो गई। 24 घंटे की अवधि में 768 मौतें हुई, डेटा अपडेट किया गया। वर्तमान में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 5,09,449 सक्रिय मामले हैं। कोविड-19 रोगियों के बीच रिकवरी दर 64.51% हो गई है। पुष्टि किए गए मामलों की कुल संख्या में विदेशी भी शामिल है। यह लगातार 7वां दिन है कि कोविड-19 मामलों में 45,000 से अधिक की वृद्धि हुई है। ICMR के अनुसार 28 जुलाई तक कुल 1,77,43,740 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें 4,08,855 नमूनों का परीक्षण किया गया। रिपोर्ट में 768 की मौत 282 महाराष्ट्र के, 102 कर्नाटक के, 88 तमिलनाडु से, 58 आंध्र प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से 41, बंगाल से 38, दिल्ली से 28, गुजरात से 24, पंजाब से 18 और बिहार से 16 और राजस्थान से 13 है। रिया चक्रवर्ती के खाते में बड़ी रकम ट्रांसफर, सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज। सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई भाजपा विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा कि अभिनेता के खाते से अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खाते में एक बड़ी राशि हस्तांतरित की गई है। सुशांत के पिता द्वारा अभिनेत्री मया चक्रवर्ती के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। बबलू ने कहा कि सिंह को उनके खाते में बड़ी रकम हस्तांतरित की गई है और दोनों के पास कुछ कंपनियों के संयुक्त खाते हैं, जिसके माध्यम से धोखाधड़ी की गई है। यह जांच का मुद्दा है और पुलिस वहां जाकर जांच करेगी। इस मामले के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुंबई पुलिस से पूछताछ के लिए करण जौहर को भी बुलाया जाना चाहिए। यह बयान कई शीर्ष फिल्मों की पृष्ठभूमि में दिया गया था। मामले के संबंध में पूछताछ की जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत शिकायत पर अभिनेता रिया चक्रवर्ती के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह, पुलिस ने कहा। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइंग टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।